आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम बेस थ्योरम को डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक दफ़ा फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को या बेस थ्योरम के थ्रू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को एक दफ़ा फिर अगर रिवाइज करें तो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से जो इवेंट हो चुके होते हैं, जो पास्ट इवेंट होते हैं, उनकी बेसिस पर किसी न्यू इवेंट की, जो होने वाला कोई इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी को मेजर किया जाता है, जिसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जो दूसरे किसी इवेंट पर बेस्ड कर रही होती है। जैसे लेट सपोज एक कंपनी है हमारे पास XYZ कंपनी, जिसने अपनी दो प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है। एक है प्रोडक्ट A और एक है प्रोडक्ट B। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो प्रोडक्ट A है वो 30% डिफेक्टेड थी और ये इवेंट पास्ट का इवेंट है, ये इवेंट अकर हो चुका है। तो इस पास्ट इवेंट की बेसिस पे जो प्रोडक्ट B की प्रोडक्शन करनी है, इसका डिफेक्टिव रेट फाइंड करना या इसकी प्रोबेबिलिटी को जो फाइंड करना है उसे हम कहेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करेंगे उस प्रोबेबिलिटी को कहेंगे कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी एक पास्ट इवेंट पर बेस कर रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसके थ्रू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड हो सकती है, जिसमें ये P&A या A/B ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अकरिंग, जो अभी इवेंट A अकर होने वाला है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो इवेंट बी पहले से अकर हो चुका है उसकी बेसिस पे। तो ये जो साइन सिंबल है A/B, ये हमारे पास उस प्रोबेबिलिटी को शो करता है जो अभी होने वाली है B की वजह से, B की बेसिस पे। और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कंटिंजेंसी टेबल बनाकर उसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे अब हम अपनी प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास लाइन लिमिटेड कंपनी या LLC की एक प्रॉब्लम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, जिसमें हमने ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज कमिंग फ्रॉम वर्कशॉप B गिवन दैट इट इज डिफेक्टिव। कि अगर वर्कशॉप B की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर वो डिफेक्टिव है। तो यहाँ पे ऐसे हम अपने डेटा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। LLC इज अ कंपनी, LLC एक कंपनी है दैट हैज प्रोडक्शन ऑफ 10,000 कंपोनेंट्स, जिसकी जो प्रोडक्शन है वो 10,000 कंपोनेंट्स है। इट इज कंसीडर्ड दैट 40% आउटपुट ऑफ द फैक्ट्री इज प्रोड्यूस इन वर्कशॉप A। अब ये कहा जाता है कि कंपनी का जो फैक्ट्री का 40% आउटपुट है वो वर्कशॉप A में प्रोड्यूस होता है और जो 60% आउटपुट है वो वर्कशॉप B में प्रोड्यूस होता है। 14 out of every 1,000 components from A are defective। 14 out of every 1,000 components मतलब 14 कंपोनेंट, हर 1000 कंपोनेंट्स में से 14 कंपोनेंट्स डिफेक्टिव हैं A फैक्ट्री से, एंड 6 out of 10 कंपोनेंट्स फ्रॉम B आर डिफेक्टिव। और जो B फैक्ट्री, जो B वर्कशॉप है, उसमें 1000 में से 6 कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। आफ्टर द आउटपुट फ्रॉम A एंड B, A और B के आउटपुट के बाद हैव बीन थॉरली मिक्स्ड, इनको मिक्स किया जाता है। अ कंपोनेंट ड्रॉन एट रैंडम इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और जो कंपोनेंट रैंडम एक उठाया जाएगा वो डिफेक्टिव कंपोनेंट होगा। अब यहां से हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और वर्कशॉप B के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। हमने बात की थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम कंटिंजेंसी टेबल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कंटिंजेंसी टेबल एक इजीएस्ट वे है स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास बात की गई थी कि दो वर्कशॉप है, एक वर्कशॉप है A और दूसरी जो वर्कशॉप है वो है वर्कशॉप B। तो अब देखते हैं कि वर्कशॉप A और B के लिए क्या इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि टोटल 10,000 कंपोनेंट्स हैं, जिनमें से 60% A के हैं, 40% A के हैं और 60% B के हैं। तो सबसे पहले हम इन कंपोनेंट्स को डिवाइड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे हम अपने कंपोनेंट्स को लिख लेते हैं कि टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं। तो टोटल यहाँ पर 10,000 में से कितने परसेंट, 10,000 में से 40% हमारे पास वर्कशॉप A से हैं, और इसी तरह जो वर्कशॉप B से हैं वो हैं 60%, जो कि 6,000 यूनिट्स बनते हैं। तो अब इसमें हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन मजीद दी गई है
कि 14 हर 1000 में से 14 डिफेक्टेड हैं ए के लिए। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डिफेक्टिव को देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिफेक्टिव में कितने यूनिट्स आते हैं। तो ए के लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, ए के लिए ये कहा गया है कि 14 आउट ऑफ एवरी 1000 जो है वो डिफेक्टिव है। तो अगर हम इसकी रेशियो या इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें ए के डिफेक्टिव होने की, तो ए के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि 14 को 1000 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 0.014। मतलब प्रोडक्शन जो 8 से प्रोडक्शन आई है, जो 4000 प्रोडक्शन है, उसका 0.014% जो है वो प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की है। तो अब डिफेक्टिव यूनिट्स किस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम कि इस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करें अगर उसकी टोटल प्रोडक्शन से, तो ये हमारे पास डिफेक्टिव आ जाएगा कि 56 यूनिट्स जो हैं या 56 कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं प्रोडक्ट ए के। इसी तरह बी के लिए क्या कहा गया था कि बी का हर 1000 में से 6 यूनिट्स डिफेक्टिव होंगे। तो ऐसे ही हम इसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे कि 6 को 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.006। अब इसके डिफेक्टिव यूनिट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी को इसकी टोटल जो आउटपुट है या टोटल जो उसके कंपोनेंट्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बी के डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो कि आ जाएंगे 36। अब अगर इन दोनों का टोटल किया जाए तो टोटल डिफेक्टिव देखने के लिए हम 56 को प्लस कर सकते हैं 36 में, तो हमें पता चल जाएगा कि रैंडम टोटल कितने डिफेक्टिव यूनिट्स हैं। तो ये 92 यूनिट्स या कंपोनेंट्स डिफेक्टिव हैं ए और बी के रैंडम। लेकिन अब यहाँ पे हम क्योंकि कंटिंजेंसी टेबल बना रहे हैं तो कंटिंजेंसी टेबल के लिए हम नीचे करके इसके टोटल को लिख लेते हैं ताकि हमें ईज हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसके टोटल को लिख दिया। टोटल के अलावा अब टोटल में से कहा गया है कि ये जो डिफेक्टिव है ए के वो है 56। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि सबसे पहले यहाँ पर डिफेक्टिव लिख देंगे प्रोडक्ट ए और बी के। तो ए के फैक्ट्री ए वर्कशॉप ए और बी के, तो ए के 56 डिफेक्टिव हैं और वर्कशॉप बी के 36 डिफेक्टिव हैं। इसी तरह अब क्योंकि डिफेक्टिव है तो कुछ हमारे पास नॉन डिफेक्टिव भी होंगे। तो कंटिंजेंसी टेबल में डिफेक्टिव, फॉल्टी और अनफॉल्टी या डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव दोनों तरह के प्रोडक्ट्स को शामिल किया जा सके ताकि पता चल सके कि कितनी इमरजेंसी या कितनी प्रोबेबिलिटी आ सकती है किसी डिफेक्ट की। तो यहाँ पे अब नॉन डिफेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल हमारे पास 4000 थे, उसमें से हमने कह दिया कि 56 डिफेक्टिव हैं। तो अब नॉन डिफेक्टिव कितने बच गए? 3944 कंपोनेंट्स नॉन डिफेक्टिव बच गए। इसी तरह से प्रोडक्ट बी के लिए भी कर लेंगे कि 6000 में 36 को लेस किया तो 5964 हमारे पास नॉन डिफेक्टिव यूनिट्स या प्रोडक्ट्स आ गए। तो ये हमने अपना कंटिंजेंसी टेबल कंप्लीट कर लिया जिसमें हमारे पास टोटल डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव और टोटल यूनिट्स हमारे पास वर्कशॉप ए और बी से रिलेटेड आ गए। लेकिन हमें रिक्वायर क्या किया गया था? रिक्वायर ये किया गया था कि प्रोबेबिलिटी देखें कि क्या प्रोबेबिलिटी आएगी वर्कशॉप बी से अगर वो डिफेक्टिव होगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि जिस तरह हमने ये पढ़ा था कि हम प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी came from workshop B given that it is defective। रैंडम प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोडक्ट B की फाइंड करनी है। तो जैसे यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी, अब सिंपली क्या कर लेंगे कि इस 36 को डिवाइड करेंगे जब 92 से, तो ये पता चल जाएगा कि टोटल डिफेक्टिव में से वर्कशॉप B की डिफेक्शन कितनी है, वर्कशॉप B की डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी का चांस क्या है। तो यहाँ पर 0.39 जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि टोटल डिफेक्टिव में से 39% प्रोडक्ट बी के डिफेक्टिव होंगे। अब 0.39 को हम 39% भी लिख सकते हैं। तो इससे हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वर्कशॉप बी की क्या पता चल गई कि वर्कशॉप बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है 39%। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर टोटल डिफेक्ट आता है, एक इवेंट अकर होता है टोटल डिफेक्ट का जिसमें टोटल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स 92 हैं, तो उसमें से अगर बात की जाए कि वर्कशॉप बी से कितनी डिफेक्शन आएगी, तो वर्कशॉप बी से 39% टोटल डिफेक्शन में से वर्कशॉप बी की वजह से डिफेक्टिव परसेंटेज या डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी आएगी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कंटिंजेंसी टेबल किस तरह से बनाया जाता है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, और हमने वर्कशॉप बी के लिए 39% की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया LLC के लिए या लाइन लिमिटेड कंपनी के लिए।